हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पूरे 12th केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट परीक्षण वाले क्वेश्चन होते हैं वो। देखो टोटल 4 इंपॉर्टेंट परीक्षण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हमने आपको पहले ही बता रखा था केमिस्ट्री स्मार्ट स्टडी प्लान में कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और कोई भी टॉपर बच्चा क्या करता है, सीधे पहले 5 नंबर के क्वेश्चनों को तैयार करेगा, उसके बाद 2-3 नंबर के परिभाषाओं पर वो जाता है। क्लियर। तो आपको भी क्या करना है, हमने आपको सबसे पहले निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लेक्चर में या कर सकते हैं चैप्टर्स में करा दिया है। जैसे हमने आपको एल्डिहाइड से रिलेटेड निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण पढ़ाया, फिर फिनॉल के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण पढ़ाया। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 नंबर में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं। सेम वैसे आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी परीक्षण होते हैं वो भी सीधे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। क्लियर। और आपको टोटल 4 परीक्षण याद करना है, जिसमें से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ल्यूकास परीक्षण, दूसरा है टॉलेंट परीक्षण, तीसरा है फेलिंग परीक्षण और चौथा क्या है, मॉलिस परीक्षण। और शुरू के जो 3 परीक्षण हमने बताए हैं ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं होगा, ना ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो। क्लियर। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायर साक्षी मिश्रा नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके पहले केमिस्ट्री के हमने आपको कई सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक। कोई भी वीडियो या टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। अभी तक टोटल 48 या 47 वीडियो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहला जो परीक्षण है या सबसे पहला जो टेस्ट है ये क्या है, ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास टेस्ट। अब बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या तरीका होता है एग्जामिनर का इस क्वेश्चन को पूछने का। आपसे पूछा जाएगा ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, यानी ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, पहले आप ये बताइए। और इसका उपयोग किस प्रकार के यौगिकों यानी कि मॉलिक्यूल्स को पहचानने के लिए किया जाता है ये भी बताइए। आपको पता है जैसे आप अगर बीमार होते हैं, मान लो आपको टाइफाइड हुआ है, तो आप क्या कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। और उस ब्लड टेस्ट में कौन सा टेस्ट आपको करवाया जाता है जिससे टाइफाइड का पता लगता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है। यानी अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो वो डॉक्टर जो ब्लड टेस्ट करता है वो उसमें विडाल टेस्ट करता है। विडाल टेस्ट क्या करता है, पता करता है कि आपके शरीर में, आपके ब्लड में टाइफाइड के सिम्टम्स हैं या नहीं है। सेम वैसे ही अगर हमें किसी भी केमिकल में अल्कोहल की पहचान करनी हो तो हम क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट करते हैं। ये पता चल गया कि ल्यूकास टेस्ट किस प्रकार के यौगिकों के पहचान के लिए किया जाता है। जब भी आपको अल्कोहल किसी केमिकल में से निकालना हो या किसी केमिकल में अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है, इस बात का जांच करना होगा, तो आप करेंगे ल्यूकास टेस्ट। इतनी चीज क्लियर। अब किस प्रकार के अल्कोहल को पहचानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल पहली बात तो 3 प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको चैप्टर 6 में पढ़ा रखा है। क्लियर। कौन कौन से अल्कोहल होते हैं, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होते हैं। अब अगर हमको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को पहचानना होगा तभी हम ल्यूकास परीक्षण करते हैं। ये बेसिक पॉइंट है जो हमने इस परीक्षण के बारे में आपको बता दिया है। अब आपको लिखना क्या होगा, लिखेंगे क्या कि ल्यूकास परीक्षण जो है ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में डिफरेंस यानी विभेद करने में, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, इस चीज को पहचानने के लिए, इसमें डिफरेंस पता करने के लिए, विभेद करने के लिए सबसे सिंपल मेथड है, यानी सबसे सरल मेथड है। ये चीज क्लियर हो गया। ये पहली लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से
कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे पूछा जाएगा ल्यूकास अभिकर्मक किन यौगिकों के पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है, या कर सकते हैं ल्यूकास परीक्षण किन यौगिकों की पहचान के लिए होता है। पहला ऑप्शन दे देगा एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा हो जाएगा अल्कोहल। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ल्यूकास परीक्षण अल्कोहल की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है ये सांद्र HCl तथा निर्जल Zn क्लोराइड का मिश्रण होता है। यानी कि जो भी आप ल्यूकास टेस्ट करते हैं तो इसमें कोई न कोई केमिकल तो यूज करते होंगे, तभी तो ये परीक्षण किया जाता होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि ल्यूकास परीक्षण किया जाता है तो इसमें एक ल्यूकास अभिकर्मक यानी केमिकल लिया जाता है जो कि क्या होता है, सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड का मिश्रण होता है। इन दोनों को मिलाकर ही क्या किया जाता है, ल्यूकास टेस्ट किया जाता है, ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। क्लियर? आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसकी मदद से अल्कोहल को अलग किया जा सकता है, यानी पहचाना जा सकता है कि कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि जब किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक यानी कि सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड को डाला जाता है या मिलाया जाता है तो अल्कोहल क्या होता है, एल्किल क्लोराइड में बदल जाता है। मान लो मैंने क्या किया, हमने एक पात्र लिया है और इसमें 2 से या कर सकते हैं 3 से 4 ml अल्कोहल ले लिया है। ठीक है, अल्कोहल ले लिया है। अब अगर इस अल्कोहल में हम ल्यूकास अभिकर्मक को ऊपर से डालें यानी कि सांद्र HCl को डाल दें और साथ ही साथ निर्जल जिंक क्लोराइड यानी ZnCl का मिश्रण इसके अंदर डालें अल्कोहल के अंदर, तो जैसे ही अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को डाला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा जिसकी मदद से एल्किल क्लोराइड बन जाता है। लेकिन एल्किल क्लोराइड बनने के इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डाला जाएगा तो यहाँ पे धुंधलापन उत्पन्न होगा। धुंधलापन का मतलब क्या है, धुआं जैसे निकलने लगता है। अब आप जानते हैं कि 2 केमिकल्स मिलाएंगे तो भैया केमिस्ट्री में यही सब तो होता है, कहीं धुआं निकल जाएगा तो कहीं पे आग लग जाएगी। तो सेम वैसे ही क्या होता है, 3 से 4 ml अल्कोहल में जब आप ल्यूकास अभिकर्मक को डालेंगे तो यहाँ पे धुंधलापन बनने लगता है यानी धुआं उत्पन्न होने लगता है। क्लियर? और इसी धुआं उत्पन्न होने की अवस्था के कारण या कह सकते हैं इसी धुआं उत्पन्न होने के आधार पर अल्कोहल की पहचान की जाती है। यानी हम देखेंगे कि कितने कितने मिनट्स पे धुआं निकल रहा है। अगर अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते ही इस पूरे केमिकल से धुआं निकलने लगे, जैसे ही अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाएगा अगर तुरंत धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको हम 3rd डिग्री अल्कोहल यानी कि तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? वहीं पे अगर हम अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाएं और 3 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट बाद इस मिक्सचर में से धुआं निकलना स्टार्ट होगा तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहल है। क्लियर? और अगर अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद भी इस मिक्सचर में से यानी इस मिश्रण में से कोई भी धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता यानी कोई भी धुआं नहीं निकलता है तो हम कह देते हैं इस प्रकार का अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ये तरीका होता है धुआं निकलने के रफ्तार से या निकलने में जितना टाइम लगता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम पहचानते हैं कि कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। ये क्लियर हो गया? अब जो रिएक्शन हमको बोला गया है वो रिएक्शन हम करके देखते हैं। हमसे बोला क्या गया है, आपको अल्कोहल लेना है और उसमें ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाना है जिससे एल्किल क्लोराइड बनना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, मान लेते हैं ROH हमने ले लिया। ठीक है, ROH क्या होता है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब इसी अल्कोहल की क्रिया हमको करानी है
HCl यानी कि सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, निर्जल Zn क्लोराइड के प्रेजेंस में जैसे ही ये रिएक्शन हम करेंगे, अब देखो HCl और निर्जल Zn क्लोराइड क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जब भी आप रिएक्शन करेंगे ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। समझ में आ गया। अब अल्कोहल की क्रिया जैसे ही ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाएगी तो यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बनना चाहिए। एल्किल का मतलब है यहाँ से R ग्रुप आ जाएगा और यहाँ HCl से Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे RCl बन जाएगा जिसका नाम हो जाता है एल्किल क्लोराइड। क्लियर। तो इसी का नाम हो जाएगा क्या, एल्किल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। और हमारे पास क्या बच गया, इधर से OH बचा है और इधर से H बचा है, तो अगर इस H को इस OH के पास भेज दें तो लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाता है। क्लियर। ये रिएक्शन आपको लिखना होगा इस पूरे हिंदी को लिखने के बाद। क्लियर हो गया। तो ये इतना ही होता है ल्यूकास परीक्षण। हमने आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान की जाएगी, कैसे 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान की जाएगी, कैसे 3rd डिग्री अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल की पहचान की जाएगी। ठीक है। अभी मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा भी दूंगी कि कब 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कब 2 डिग्री अल्कोहल बनता है और कब 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब आपको समझ में आ गया कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। ल्यूकास परीक्षण वह परीक्षण या वह टेस्ट होता है जिसमें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान करते हैं। मेन चीज ये याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ल्यूकास अभिकर्मक किन यौगिकों के पहचान के लिए बना है तो आपको ऑप्शन अल्कोहल चूज करना है। क्लियर। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, ल्यूकास अभिकर्मक होता है किसका मिश्रण होता है, तो सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड का मिश्रण होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहला कि ये जो परीक्षण है किन यौगिकों के पहचान के लिए किया जाता है, और दूसरा ल्यूकास अभिकर्मक होता है, इस तरह से लिखेगा क्वेश्चन। और ऑप्शन में यहाँ पे ये जो लिखा है सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड, इसी को मिलता जुलता 2-4 ऑप्शंस बना देगा। तो आपको मेन ये कंपाउंड याद रखना है कि अगर हम सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड को मिलाते हैं तो इसके मिश्रण को ही ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। क्लियर। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखवाना है और उसी के साथ ल्यूकास परीक्षण आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि कैसे पहचाना जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यदि अल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाया जाता है, यानी कि सांद्र HCl और निर्जल Zn क्लोराइड को जैसे ही हम 3 से 4 ml विलयन यानी कि अल्कोहल के विलयन में मिलाएंगे तो मिलाने पर अगर ठंडे में तुरंत अविलयता उत्पन्न हो जाए। अविलयता का मतलब क्या है कि जो केमिकल होगा वो ठंडा होगा और ठंडे केमिकल में अगर तुरंत ही अविलयता या धुंधलापन यानी धुआं के जैसा निकलने लगता है, जैसे ही अल्कोहल को या अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया जाएगा तुरंत अगर धुएं के जैसा निकलेगा तो हम इसे तृतीयक अल्कोहल नाम देते हैं। क्लियर। और सेम यही प्रोसेस अगर दोबारा करेंगे, यानी अगर हम फिर से 3 से 4 ml विलयन अल्कोहल का लें और उसमें 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएं, लेकिन इस बार ठंडे में 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हो, यानी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने के 5 से 10 मिनट बाद अगर इसमें से धुआं निकलता हुआ दिखेगा तो हम ऐसे अल्कोहल को क्या कहेंगे, द्वितीयक अल्कोहल नाम देते हैं। क्लियर। अब फिर से क्या करेंगे, अल्कोहल लेंगे 3 से 4 ml विलयन और उसमें 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाएंगे, और अगर ऐसा करने पर 30 मिनट बाद तक भी इसमें से कोई भी धुआं जैसा नहीं निकलता है तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। यानी सीधा सीधा 3 चीजें याद रखनी है। अगर अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते ही धुआं निकल जाएगा तो 3rd डिग्री अल्कोहल, 5 से 10 मिनट बाद उसमें से धुआं निकलेगा तो
2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आधे या 1 घंटे बाद भी उस केमिकल में से कोई भी धुआं नहीं निकलता है तो हम उसे 1 डिग्री अल्कोहल नाम देते हैं। क्लियर? ये हो गया पूरा ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, डिटेल में हमने बता दिया है। और उसमें अल्कोहल यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है ये भी हमने बता दिया है। क्लियर? और ये जो क्वेश्चन था कि किस प्रकार के यौगिकों की पहचान के लिए ल्यूकास परीक्षण किया जाता है, तो हमने आपको बता दिया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान के लिए इस परीक्षण को या इस टेस्ट को किया जाता है। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर समझते हैं कि सेकेंड जो आपका परीक्षण है यानी कि टॉलेन परीक्षण क्या होता है। तो अगला परीक्षण क्या है, टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? अब टॉलेन परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, पहले ये समझते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि टॉलेन परीक्षण क्या है, पहले तो आप ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ इसकी अभिक्रिया का इक्वेशन लिखिए यानी कि समीकरण लिखिए। यानी आपको पहले बताना है कि टॉलेन परीक्षण या टेस्ट क्या होता है, उसके बाद एल्डिहाइड के साथ और ग्लूकोज के साथ टॉलेन अभिकर्मक की क्रिया भी करनी है यानी रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉलेन परीक्षण का यूज किया क्यों जाता है, किन यौगिकों को पहचानने के लिए टॉलेन टेस्ट किया जाता है, टॉलेन परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ इसकी अभिक्रिया की करनी है, यानी कि जो भी टॉलेन परीक्षण होगा ये या तो एल्डिहाइड की पहचान करेगा या तो केमिकल में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं इसकी पहचान करेगा। तो यहाँ पे सीधा साफ क्या लिखेंगे कि टॉलेन परीक्षण जो है इसका उपयोग एल्डिहाइड या ग्लूकोज के पहचान के लिए किया जाता है, यानी किसी भी केमिकल में एल्डिहाइड उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, इस बात को अगर जानना होगा तो हमें क्या करना होगा, टॉलेन टेस्ट करना होगा, टॉलेन परीक्षण करना होगा। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि टॉलेन परीक्षण किन यौगिकों के पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 आपको दे देगा एल्डिहाइड, ऑप्शन 2 दे देगा कीटोन, ऑप्शन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन 4 अल्कोहल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। या फिर अगर ऑप्शन में ग्लूकोज दिखेगा एल्डिहाइड की जगह तो आप ग्लूकोज यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि टॉलेन अभिकर्मक जो होता है ये क्या होता है। टॉलेन अभिकर्मक यानी कोई तो केमिकल होता होगा जो हम टॉलेन परीक्षण में यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन से केमिकल होता है, टॉलेन अभिकर्मक में जो केमिकल यूज किया जाता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अब सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4OH। क्लियर हो गया? जब इन दोनों को मिश्रित किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वही टॉलेन अभिकर्मक कहा जाएगा। अब हर बार रिएक्शन में तो हम AgNO3 प्लस NH4OH तो लिख सकते नहीं, ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल या केमिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक यौगिक बना लेते हैं जो कि क्या होता है, Ag2O होता है। अब इसी Ag2O को हर बार रिएक्शन में यूज किया जाता है और इसी को हम टॉलेन अभिकर्मक कहते हैं। ये क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि टॉलेन अभिकर्मक होता है, पहचान कीजिए। ऑप्शन में आपको AgNO3 प्लस NH4OH भी देखने को मिल सकता है या केवल Ag2O भी देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक केमिकल आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो आप उनमें से ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर हो गया? और कभी कभी क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्हीं ऑप्शंस में कोई और केमिकल्स को भी यूज कर लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट याद रखेंगे कि टॉलेन अभिकर्मक जो होता है इसमें
सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH का मिश्रण होता है। और हर बार रिएक्शन में इतना बड़ा केमिकल यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स जब करेंगे, इनका मिश्रण बनाएंगे, तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल प्राप्त होगा जो कि होगा Ag2O। क्लियर हो गया? यानी जितने भी रिएक्शंस होंगे वहां पे टॉलिन अभिकर्मक के रूप में हम Ag2O का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, टॉलिन अभिकर्मक में अगला पॉइंट क्या लिखना है, हमसे बोला गया है कि इसका एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जब भी टॉलिन अभिकर्मक यानी Ag2O जो है ये एल्डिहाइड या ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो जब भी ये एल्डिहाइड के साथ व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करेगा तो रजत दर्पण बना लेता है। ऑलरेडी ये सभी रिएक्शंस हमने आपको चैप्टर 8 में करवाया है, लेकिन ये परीक्षण में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि जब भी हम एल्डिहाइड या ग्लूकोज से रिएक्शन करेंगे टॉलिन अभिकर्मक यानी Ag2O का, तो क्या बनता है, रजत दर्पण बन जाता है। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम इसका एल्डिहाइड के साथ और ग्लूकोज के साथ Ag2O का यानी कि टॉलिन अभिकर्मक का रिएक्शन करके देखेंगे कि सच में रजत दर्पण बनता है या केवल ये फेक टेस्ट है। ठीक है, वैसे ये फेक टेस्ट नहीं है, इसमें रजत दर्पण बनता है, उसको हम रिएक्शन से अभी आपको करके दिखाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड से रिएक्शन करके देखेंगे टॉलिन अभिकर्मक का, फिर उसके बाद ग्लूकोज से रिएक्शन करके देखते हैं। जहां तक आपने लिखा था उसी के नीचे ये दोनों रिएक्शन भी आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे, एल्डिहाइड से क्रिया यानी एल्डिहाइड से रिएक्शन। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम एसिटल्डिहाइड लेके चलते हैं। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे हम केवल एल्डिहाइड ही लिखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ही लेकर चलते हैं। अब इस एल्डिहाइड की क्रिया हमको करानी है टॉलिन अभिकर्मक से, और टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O होता है। क्लियर? इसका नाम क्या हो जाएगा, टॉलिन अभिकर्मक हो जाएगा, टॉलिन अभिकर्मक हो जाएगा। हमें यहाँ पे पूरा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रा या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल Ag2O लिख के भी रिएक्शन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दोनों केमिकल को मिलाया जाता है, तब जाके ये छोटा सा केमिकल बनाया जाता है जिसका नाम होता है टॉलिन अभिकर्मक। क्लियर हो गया? तो जैसे ही एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड की क्रिया टॉलिन अभिकर्मक से की जाएगी तो पहला कंपाउंड क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कैसे बनेगा, ये जो ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है, अगर इस ऑक्सीजन को हम CHO के पास भेज दे तो क्या यहाँ पे COOH हो जाएगा, यानी यहाँ से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, ये CH3 तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, उसके बाद CHO यहाँ पे पहले से ही है, इस वाले ऑक्सीजन को भी यहाँ पे अगर भेज दिया जाए तो क्या ये COOH हो जाएगा, और अगर लास्ट में COOH दिखता है तो इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास केवल Ag2 बच गया है। Ag2 को हम कैसे लिखेंगे, इस 2 को हम सबसे आगे कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सबसे आगे हो गया और पीछे बच जाएगा केवल Ag। ठीक है, अब ये 2Ag क्या है, इसी को रजत दर्पण या चांदी की परत बोला जाता है। क्लियर? इसी का नाम हो जाएगा रजत दर्पण। क्लियर हो गया? ये रजत दर्पण जो होता है ये एक ठोस पदार्थ के रूप में या क्रिस्टल के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसको हम एरो नीचे करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर 2Ag के बाद एरो नीचे की साइड है, इसका मतलब है
कि जो Ag यानी कि सिल्वर बना है, रजत दर्पण बना है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में एकत्रित हो रहा है। क्लियर हो गया? ये इतना ही रिएक्शन आपको लिखना था। हमने कुछ नहीं किया है, केवल एसिटाल्डिहाइड लेंगे, इसकी क्रिया टॉरेन अभिकर्मक से कराएंगे। जैसे ही टॉरेन अभिकर्मक से रिएक्शन कराते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से Ag2O का जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ CHO के पास भेज दिया जाएगा। तो CHO पूरा आपका वैसे ही है, बस हमने दोनों ऑक्सीजन को बीच में लिख दिया है और H को उधर और कार्बन को इधर लिख दिया है, और ये पूरा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है और सेकेंड कंपाउंड जो है रजत दर्पण बन जाता है। यानी यहाँ से पता चल गया है कि एल्डिहाइड जो है टॉरेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर? अब सेकेंड रिएक्शन हमको देखना है ग्लूकोज से क्रिया। अब अगर हम ग्लूकोज से टॉरेन अभिकर्मक की क्रिया करें तो क्या यहाँ पे रजत दर्पण बनेगा? तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। अब अगर हमको रिएक्शन करना होगा तो इसी ग्लूकोज को हम लिखेंगे CHOCHOH4 और उसके बाद CH2OH। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? इस फॉर्म में आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है। यानी ये ग्लूकोज का बंद संरचना है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, और ये ग्लूकोज की खुली श्रृंखला यानी कि ओपन चेन फॉर्मूला है। ठीक है, खुली श्रृंखला यानी कि ओपन चेन फॉर्मूला है। तो रिएक्शन में हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, CHO CHOH4 और CH2OH होता है। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब इसी ग्लूकोज के फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं टॉरेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिया जाएगा, CHOH का होल 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, और जो आखिरी वाला हाइड्रोजन है ये भी 4 है। यानी कि टोटल गिना जाए तो 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, ऊपर हो गया 9 हाइड्रोजन, नीचे हम CH2OH जब लिखेंगे तो टोटल यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि C6H12 होता है। अब ध्यान से गिनो, यहाँ पे 4 कार्बन, ऊपर और नीचे मिला के 6 कार्बन। क्लियर? उसके बाद 12 हाइड्रोजन भी चाहिए, तो ऊपर 1 हाइड्रोजन, नीचे 2 हाइड्रोजन है और उसके आगे 4 से गुणा किया गया है, यानी कि 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यानी कि 9 हाइड्रोजन ऊपर हो गया। और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन 10 11, और ये OH का भी 1 हाइड्रोजन है, यानी टोटल 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अब हमें 6 ऑक्सीजन चाहिए। 6 ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ये ऊपर 1 ऑक्सीजन, नीचे 1 ऑक्सीजन, यानी 6 ऑक्सीजन भी हो गया है। क्लियर? तो ये हो गया ग्लूकोज का फॉर्मूला, और इसमें हमने आपको कितने ऑक्सीजन कार्बन है ये सब भी गिन के बता दिया है। क्लियर? अब इसका रिएक्शन हमको करना है टॉरेन अभिकर्मक यानी Ag2O के साथ, यानी कि जैसे ही हम इसका रिएक्शन टॉरेन अभिकर्मक के साथ कर दें, टॉरेन अभिकर्मक के साथ कर देंगे तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, पहला कंपाउंड बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल क्या होता है और कैसे बनता है इसको ध्यान से देखते हैं। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी टॉरेन अभिकर्मक का ये जो ऑक्सीजन बाबू दिख रहा है, इस ऑक्सीजन बाबू को भेज दो इस CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप के पास, बाकी सारा का सारा खेल वही रहेगा। जैसे ही ऑक्सीजन इस CHO के पास आएगा तो क्या ये CHO COOH में बदल जाएगा, यानी COOH में बदल जाएगा। बाकी नीचे के जो कंपाउंड्स हैं CHOH4 और CH2OH ये बिल्कुल सेम रहेगा। नीचे के कंपाउंड CHOH4 वैसे ही लिखेंगे और इसके नीचे CH2OH भी वैसे ही लिखा जाएगा। अब याद रखना, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर CHO देखने को मिलेगा, और अगर ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो यहाँ CHO के बीच में 1 और ऑक्सीजन जोड़ देना है, बाकी पूरा का पूरा केमिकल फॉर्मूला वही रहेगा।
क्लियर हो गया? तो इसी का नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल इसी को कहेंगे। अब रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, हमारे पास Ag2 बच रहा है फिर से, तो यहाँ पे लास्ट में हम 2Ag लिख देंगे। 2Ag क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये जो संख्या है इसको आगे लिखकर ही लास्ट में केमिकल को लिखा जाता है, तो इसीलिए 2 को हम आगे कर देंगे और पीछे फिर से Ag या 2Ag बच जाएगा। और ये 2Ag जो है इसी का नाम हो जाता है रजत दर्पण। क्लियर हो गया? और ये हमेशा क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होगा? कलेक्ट होगा, इसीलिए इसके पीछे आप एक एरो लगा देते हैं जो कि नीचे की साइड झुका होता है। ये समझ में आ गया? ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आया या नहीं? हम सेकेंड रिएक्शन फिर से समझा देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज का क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है उसी को ओपन करके लिखेंगे, तो CHO CH2OH हो जाएगा। यहां से इस ऑक्सीजन को केवल ऊपर CHO के पास भेजेंगे, तो CHO के पास जब एक और ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या यहाँ पे COOH हो जाएगा। नीचे का पूरा कंपाउंड हम एज इट इज ही रखेंगे, यानी वैसे ही रखेंगे। क्लियर? तो जैसे ही CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप के पास एक और ऑक्सीजन आ जाता है तो इसी का पूरा नाम ग्लूकोनिक अम्ल हो जाता है। क्लियर? लास्ट में हमारे पास फिर से 2Ag बचेगा और 2Ag को रजत दर्पण बोला जाता है। क्लियर हो गया? ये बस इतना ही आपको रिएक्शन में करना था। ये हो गया टॉरेंट अभिक्रिया या टॉरेंट परीक्षण, पूरी तरह से हमने आपको डिटेल में बता दिया है। अब टॉरेंट परीक्षण अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला जो परीक्षण है वो है फेलिंग परीक्षण, और फेलिंग परीक्षण भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है। बस यहाँ पे जो एल्डिहाइड से आप टॉरेंट अभिकर्मक की क्रिया कर रहे हैं वहां पे आपको क्यूप्रिक एसिड या क्यूप्रिक अम्ल के साथ या क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ क्रिया करना पड़ेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CuO के साथ रिएक्शन करना होगा, और उसमें भी आपको एल्डिहाइड और ग्लूकोज दोनों के साथ रिएक्शन करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो वो वाला रिएक्शन भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर देखते हैं फेलिंग परीक्षण क्या होता है। तो अब देखते हैं कि अगला परीक्षण क्या है। अगला परीक्षण है फेलिंग परीक्षण यानी फेलिंग टेस्ट। इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? सेम टॉरेंट परीक्षण के जैसा ही इसको भी पूछा जाएगा, वही सेम क्वेश्चन, वही सेम रिएक्शन, बस थोड़ा सा चेंज आपको करना है। और वो अगर आपने समझ लिया कि कहाँ पे चेंज किया जाता है, कहाँ पे रिएक्शन में क्या चेंज करना है, तो आपको टॉरेंट परीक्षण और फेलिंग परीक्षण दोनों ही परीक्षण एक साथ तैयार हो जाएंगे। क्लियर? अब इसमें करना क्या होगा? क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि फेलिंग परीक्षण क्या है, पहले ये बताइए, और इसका एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, जैसे हमने टॉरेंट परीक्षण में अभी देखा। क्लियर? अब इसमें करना क्या होगा? यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि फेलिंग परीक्षण का यूज किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, तो आंसर ऊपर ही लिखा गया है कि इसकी क्रिया एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ करानी होगी, यानी कि फेलिंग परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड व ग्लूकोज पहचानने के लिए, यानी कि केमिकल में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज को पहचानने के लिए हम फेलिंग परीक्षण भी करते हैं। यानी टॉरेंट परीक्षण से तो आप एल्डिहाइड और ग्लूकोज को तो पहचान ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फेलिंग परीक्षण का उपयोग भी एल्डिहाइड व ग्लूकोज को पहचानने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। टॉरेंट परीक्षण में भी अगर पूछेगा तो भी आप एल्डिहाइड व ग्लूकोज के ऑप्शन को टिक कीजिएगा, और फेलिंग परीक्षण के लिए पूछेगा तो भी आप एल्डिहाइड व ग्लूकोज के ऑप्शन को टिक करिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि फेलिंग परीक्षण का उपयोग एल्डिहाइड व जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट, अब जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट कह दे, या इसको एक शब्द में आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ठीक है? यानी फेलिंग परीक्षण जो होगा वो एल्डिहाइड और ग्लूकोज की पहचान करने के लिए
किया जाता है। ये समझ में आ गया। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसका पहचान या फेलिंग परीक्षण क्यों किया जाता है। तो सीधा सीधा आंसर होगा एल्डिहाइड और ग्लूकोज को पहचानने के लिए फेलिंग परीक्षण किया जाता है। क्लियर। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा फेलिंग अभिकर्मक या फेलिंग विलयन होता है, पहचानिए। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर 2CuO लिखा है, यानी कि अगर केवल CuO दिखेगा तो भी आप इसको ऑप्शन में टिक करेंगे, और अगर 2CuO दिखेगा तो भी आप यही ऑप्शन टिक करेंगे। यानी कि फेलिंग विलयन क्या होता है, फेलिंग विलयन या फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो उसका आंसर आप CuO या 2CuO के फॉर्म में दिया होगा ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे क्या, फेलिंग विलयन 2CuO या क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक रासायनिक अभिकर्मक होता है। यानी फेलिंग अभिकर्मक क्या होगा, 2CuO होता है। अभी तक हम टॉलिन अभिकर्मक में क्या देख रहे थे, 2AgO देख रहे थे, या कह सकते हैं Ag2O देख रहे थे। ठीक है, Ag2O का रिएक्शन हमने एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ किया था टॉलिन अभिकर्मक में। अब आपको करना क्या है, आपकी बार एल्डिहाइड व ग्लूकोज से 2CuO यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रिएक्शन करना होगा। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, हमसे पूछा है कि इसका एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जब भी फेलिंग विलयन या फेलिंग अभिकर्मक एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद यह क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बना देता है। यही पॉइंट आप लिखेंगे। तो पूरा पॉइंट क्या लिखेंगे, फेलिंग विलयन एल्डिहाइड व ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। अब यही चीज हम रिएक्शन से कंफर्म करेंगे कि क्या सच में एल्डिहाइड व ग्लूकोज क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि 2CuO के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, यहां तक पहले आप लिख लीजिएगा, और इसी के नीचे आप हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड से क्रिया और ग्लूकोज से क्रिया, जैसे हमने टॉलिन अभिक्रिया में देखा था या टॉलिन परीक्षण में देखा था। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे, एल्डिहाइड से क्रिया, और दूसरा हेडिंग डालेंगे ग्लूकोज से क्रिया। तो आपको पूरा रिएक्शन वही लिखना है। फिर से हम क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड लेंगे, लेकिन इस बार उसकी क्रिया 2CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एल्डिहाइड से क्रिया में सबसे पहले हमने लेते हैं क्या, एल्डिहाइड। हम मानते हैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लेके कर रहे हैं, बिल्कुल वही रिएक्शन जो इसके पहले हमने देखा था। तो यहाँ पे CH3CHO ले लेंगे, जिसका नाम एल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन हम 2CuO यानी कि फेलिंग विलयन, ठीक है, फेलिंग विलयन कह लो, फेलिंग विलयन कह लो, या इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहेंगे। ठीक है, ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो जैसे ही एल्डिहाइड की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि फेलिंग विलयन से की जाएगी, तो पहला कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। जैसे कि टॉलिन अभिकर्मक में पहला कंपाउंड क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता था, सेम यहाँ भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही पहला कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जो CuO के पास CuO जो लिखा है, यहां से अगर इस ऑक्सीजन को हम यहाँ CHO के पास भेज दें, तो क्या यहाँ पे CH3COOH बन जाएगा, जिसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है। क्लियर, यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके पहले हमने रिएक्शन में देखा था। अब चेंज आपको कहां पे करना है, अब आपको यहां तक रिएक्शंस को सेम रखना है। बस यहाँ पे Ag2O की जगह 2CuO लेंगे, क्योंकि हम फेलिंग परीक्षण देख रहे हैं, फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। क्लियर, तो जैसे ही एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहला कंपाउंड तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा, लेकिन सेकेंड कंपाउंड क्या बन जाता है, क्यूप्रस अम्ल का लाल ऑक्साइड बनता है या लाल अवक्षेप बनता है। क्लियर, लाल अवक्षेप कैसे बनेगा,
ऑक्सीजन हमने यहाँ पे भेज दिया है, इसके साथ रिएक्शन हो गया है, तो हमारे पास केवल Cu2 बचा है। और Cu2 को हम कैसे लिखेंगे, Cu2 और एक ऑक्सीजन बचा है, कैसे, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या है कि 2 कार्बन है, 2 U है और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि कॉपर जो पूरा ये लिखा है Cu, ये 2 बार है, यानी एक Cu और एक Cu, 2 Cu मिलाकर 2 Cu लिखा गया है। क्लियर। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक ऑक्सीजन तो हमने इधर भेज दिया, अभी हमारे पास 2CuO बचा है, तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में Cu2O लिख देंगे। ये समझ में आ गया है। और ये क्या हो जाएगा, लाल अवक्षेप बनेगा, लाल अवक्षेप बन जाता है, वो भी किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। यहाँ पे पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा। फिर से रिएक्शन समझा देती हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो। देखो, हमें एल्डिहाइड लेना होता है, और एल्डिहाइड की क्रिया अगली बार हमने टॉलेंट अभिकर्मक से की थी, इस बार फेलिंग अभिकर्मक के साथ करेंगे। तो फेलिंग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, 2CuO होता है। वैसे केवल CuO होता है, लेकिन रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आगे हम 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब कॉपर भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। क्लियर। तो एक ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे भेज दें तो क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन हमारे पास एक ऑक्सीजन और Cu2 बचेगा, तो यहाँ पे Cu2 और ऑक्सीजन लिख देंगे, जिसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। क्लियर होगा। यानी ये बात तो सही है कि एल्डिहाइड जो है फेलिंग विलयन से रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। ये रिएक्शन समझ में आ गया। अब सेम रिएक्शन हम करेंगे ग्लूकोज के साथ। क्लियर। जैसे हमने ग्लूकोज का रिएक्शन टॉलेंट अभिकर्मक के साथ देखा था, वही रिएक्शन यहाँ भी करना है। टॉलेंट अभिकर्मक में एल्डिहाइड पहला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा था, यहाँ भी एल्डिहाइड पहला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है। क्लियर। अब टॉलेंट अभिकर्मक में ग्लूकोज पहला कंपाउंड ग्लूकोनिक अम्ल बना रहा था, यहाँ भी जो फेलिंग विलयन है वो ग्लूकोज से रिएक्शन करने के बावजूद भी पहला कंपाउंड ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा। यानी डिफरेंस खाली यहाँ बीच में और अंतिम में देखने को मिल रहा है दोनों रिएक्शंस में। ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से ग्लूकोज का खुली श्रृंखला वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होता है CHOH का 4 और उसके बाद CH2OH। ठीक है। ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज की खुली स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। वैसे इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन हम रिएक्शन को आसान बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब ग्लूकोज की क्रिया फिर से हम किसके साथ करा देंगे, फिर से हम 2CuO के साथ कराएंगे। अब आपको करना क्या है, हम इस ऑक्सीजन को भेज देंगे CHO के पास, CHO के पास यानी एल्डिहाइड के पास। एल्डिहाइड के पास जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो क्या यहाँ पे COOH यानी ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। नीचे के कंपाउंड्स को हम बिल्कुल सेम रखेंगे, ऊपर हमने एक O को एक्स्ट्रा भेजा है, यहाँ पे पहले से CHO था, एक ऑक्सीजन और भेज देंगे तो COOH हो जाएगा, जैसे टॉलेंट अभिक्रिया में हुआ था। ठीक है। और नीचे CHOH4 वैसे ही रहेगा और इसके नीचे CH2OH भी वैसे ही रहेगा। ये बन गया क्या, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन 2 कॉपर बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 कॉपर लिख दिया और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन भी लिख देंगे और ये हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक है। पूरा नाम लिख दीजिएगा आप, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। यहाँ पे बस हम केवल लाल अवक्षेप ही लिख रहे हैं। क्लियर। अब ये दोनों ही क्या होगा, नीचे एरो इसके दिखाया जाएगा। नीचे एरो इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि लाल अवक्षेप जो है ये क्रिस्टल के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, यानी ठोस अवस्था में संग्रहित हो जाता है। ये क्लियर हो गया। ये हमने क्या लिया है, 2CuO जो है ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही आसान है, बिल्कुल टॉलेंट परीक्षण के रिएक्शन से मिलता जुलता है।
टॉलेंट परीक्षण फेलिंग परीक्षण दोनों में ही केवल इतना अंतर है कि यहाँ पे फेलिंग विलयन से रिएक्शन करेंगे तो लाल अवक्षेप मिलेगा, और अगर टॉलेंट अभिकर्मक से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे रजत दर्पण मिलेगा। क्लियर हो गया, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आखिरी परीक्षण देखते हैं जो कि है मॉलिस परीक्षण, यानी कि मॉलिस टेस्ट। क्लियर, परीक्षण क्या है? मॉलिस परीक्षण। मॉलिस परीक्षण में आपको कुछ नहीं करना होगा, इसमें आपको कोई भी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन आपके सिलेबस में 4 परीक्षण है जो कि हमें आपको कंप्लीट करवाना है, इसलिए हम आपको चारों परीक्षण कंप्लीट करवा देते हैं। लेकिन पहला शुरू का जो 3 परीक्षण हमने करवाया है, जो कि आपका क्या था? सबसे पहले आपका था टॉलेंट परीक्षण, फिर उसके बाद फेलिंग परीक्षण, और सबसे पहले क्या था? ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, ये तीनों परीक्षण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी लाइट थोड़ी सी कट गई है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए, इतना भी कम नहीं दिखाई दे रहा है। अब मॉलिस परीक्षण में करना क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? मॉलिस परीक्षण के लिए किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया है जिसमें हमें किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन मिक्स कर लिया है। ठीक है, एक बीकर लेंगे जिसमें किसी भी पदार्थ का जलीय विलयन लेते हैं, और इस जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक डालेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है, तो सीधा सीधा जवाब देंगे अल्फा नेप्थोलॉन, यानी C10H7OH। ये क्या होता है? अल्फा नेप्थॉल या नेप्थोलॉन कहा जाता है। वैसे नेप्थॉल इसका शुद्ध हिंदी होगा। ठीक है, तो अल्फा नेप्थॉल का एथिल अल्कोहल में 10% जो विलयन होता है उसी को ही मॉलिस अभिकर्मक कहते हैं। तो सीधे याद रखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मॉलिस अभिकर्मक क्या है, तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? अल्फा नेप्थोलॉन यानी C10H7OH का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन ही मॉलिस अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है, तो हम इस पदार्थ में, हमने मान लिया किसी भी पदार्थ का विलयन हमने लिया है, और इसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं? इसमें 2 ml या 2 से 3 ml मॉलिस अभिकर्मक डाल रहे हैं। ठीक है, मॉलिस अभिकर्मक इसके अंदर डाल रहे हैं। अब मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है अभी हमने बता दिया है। तो जैसे ही इसके अंदर या किसी भी पदार्थ के विलयन के अंदर मॉलिस अभिकर्मक को डाला जाएगा, या डालकर परख नली को बिना हिलाए, ये जो परख नली होगा इसको बिना हिलाए बहुत सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है। यानी अगर इस बीकर में जिसमें किसी भी पदार्थ का हमने विलयन या सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में 2 ml हमने ऑलरेडी मॉलिस अभिकर्मक मिलाया हुआ है। अब इस 2 ml मॉलिस अभिकर्मक में अगर इस परख नली की दीवार के सहारे हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालें, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को डालें। अब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को इस बीकर के अंदर, बीकर को बिना हिलाए डाला जाता है, तो क्या होता है, यानी कि अगर इस बीकर के दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर यदि परतों के बीच लाल या भूरे रंग का एक छल्ला बनता है जो कि कुछ समय बाद बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इन दोनों परतों के बीच पहले लाल रंग का इस तरह से एक सर्कल बनेगा यानी छल्ला बनेगा। ठीक है, अब ये जो लाल रंग का सर्कल बना है, अगर ये सर्कल थोड़े समय बाद बैंगनी रंग में बदल जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन में या पूरे पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सुनिश्चित हो गई है, यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। क्लियर, सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है। मॉलिस परीक्षण में लिखेंगे क्या, हम लिखते हैं कि मॉलिस परीक्षण के लिए किसी भी पदार्थ का विलयन लिया जाएगा, उस विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक जो कि अल्फा नेप्थोलॉन का एथिल अल्कोहल में 10% विलयन होता है, इसको डालकर परख नली को बिना हिलाए सावधानी से, यानी ये जो परख नली है इसको आपको
आपको हिलाना नहीं है और बहुत ही सावधानी से इसके दीवार के किनारे से सल्फ्यूरिक अम्ल को इसके अंदर डालना है, जिसमें ऑलरेडी मॉलिस अभिकर्मक और किसी पदार्थ का विलयन मिला हुआ है। तो जैसे ही इसको मिलाएंगे तो मॉलिस अभिकर्मक और जो किसी भी पदार्थ का विलयन इसमें लिया गया है, उन दोनों विलयन के बीच में एक लाल कलर का छल्ला बनता है, या लाल या भूरे रंग की परत बन जाती है, या भूरे या लाल रंग की छल्ला बन जाती है, जो कि कुछ समय बाद बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाता है। पहले यहाँ पे क्या बना, एक लाल या भूरे रंग का छल्ला बनेगा, जो कि बाद में बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका ये जो कन्वर्टेशन है, ये बताता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी मॉलिस जो परीक्षण है या मॉलिस जो अभिकर्मक है, ये किसकी पहचान करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिस अभिकर्मक या मॉलिस परीक्षण किसकी पहचान के लिए या किन यौगिकों के पहचान के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की पहचान करना होगा, तो भी हम मॉलिस परीक्षण करेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से लैब में मॉलिस परीक्षण का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, उसका जांच किया जाता है। क्लियर हो गया। बस इतना ही मॉलिस परीक्षण में आपको लिखना था, और ये डायग्राम चाहे तो आप बना सकते हैं। समझ में आ गया है। तो ये पूरे केमिस्ट्री के 4 इंपॉर्टेंट परीक्षण या 4 इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे बड़े नंबरों में यानी 5 नंबर में पूछा जाता है, वो हमने आपको एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। यानी आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में चारों के चारों परीक्षण आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही डिटेल में हमने चारों ही टेस्ट आपको रिएक्शंस के साथ कंप्लीट करा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दीजिएगा शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स डाउट आप यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेक्ट साक्षी मिश्रा नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।